था उसका बयान मध्य प्रदेश वाले का कि हमने उन्हीं की बहन को ले जाकर के उन्हीं के ऊपर बम गिरा दिए। कर्नल सोफिया कुरैशी के विषय में इस प्रकार का बयान। ये देश सेकुलर देश है, यहाँ हर जाति धर्म का व्यक्ति है, यहाँ हर परंपरा का मान होता है। यहाँ दिवाली के दिन सब लोग जाते हैं ईद मिलने के लिए, सॉरी दिवाली मिलने के लिए, और ईद के दिन सब लोग ईद मिलने जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो सभी लोग यहाँ ऐसे हो गए कि बिल्कुल कट्टरवादी हो गए कि मार काट शुरू होती है। नहीं, अभी भी ऐसे लोग इस देश में हैं जो व्यवस्था को संभालते हैं। देश की उन्नति व्यक्ति की उन्नति से होगी। बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? हम देखते हैं कि गूगल का, अब फेसबुक का सीईओ कौन है? भारतीय। टेक्नोलॉजी के सीईओ कौन है? विदेश में बैठे भारतीय। सारे हमारे लोग यहाँ से भारत, यहाँ से जाते हैं बाहर, हमारे दिमाग का यूज बाहर किया जा रहा है, यहाँ नहीं किया जा रहा है। समझिए ना, हम किस देश के वासी। और ये सब यहाँ की गंदी राजनीति की देन है। जब तक राजनीतिक तौर पर नहीं उठोगे काम नहीं चलेगा। कभी पढ़ने का मौका मिले, एक नेता बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं कर्पूरी ठाकुर साहब, नाई जाति से आते थे, उनको पढ़ने का मौका मिलना पड़ता, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने। उनके जवाई ने एक बार कह दिया कि मुझे नौकरी दो, अपने जवाई को 50 रुपए दे, निकाल के ले पकड़ बाहर जा, उसका खरीद ले, जाकर नाई का काम कर, सेविंग करके अपना घर में। ऐसे भी नेता यहाँ हुए हैं। और आज की राजनीति क्या हो कि आप विधायक, क्या प्रधान बन जाओ, आप प्रधान बने, आप आम पब्लिक से बात करना पसंद नहीं करते। ये यहाँ की राजनीति है। अब सवाल यह है कि सब बदलेगा कौन? कोई हिंदू बदलेगा, कोई मुसलमान बदलेगा, कोई दलित पिछड़ा बदलेगा? कौन बदलेगा इस राजनीति को? कौन आएगा बदलने? क्या अमेरिका से लोग आएंगे यहाँ? नहीं, ये हमें ही बदलनी होगी, हमें ही सुधरना होगा। हमें सुधर कर यहाँ के इतिहास के विषय में जानना होगा और एकता अखंडता के लिए लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर इस देश की उन्नति हो सकती है। वरना मेरे भाई, खूब लड़ते रहो, खूब पिटते रहो, खूब मरते रहो। इस देश की तरक्की में सबसे बड़े कोई बाधा क्या? तो हम हैं। शहीद आलम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़े थे। कब? जब फांसी चढ़े थे कि उस समय 20 साल का बच्चा भी नंगा नहाता था धुआं में, बिल्कुल नहाता था। उस समय भगत सिंह फांसी चढ़े थे। कभी सोचा उस व्यक्ति ने 23 साल की उम्र में क्या सोचा होगा? ध्यान दिया कभी कि एक आदमी 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम रहा है और कह रहा है ये बात कि हो सकता है कि मेरे फांसी चढ़ने से यहाँ के युवाओं में क्रांति आ जाए। वो आदमी 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाता है। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाते हैं। तमाम नाम है। करतार सिंह सराफा 15 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाते हैं। तमाम नाम है। आज जिस माता का मैंने नाम लिया ना, 1857 क्रांति की महानायिका है, ठीक है। अंग्रेजों को नाक में दम किया, नाक में दम। कई सारे वो हैं। कोई कहता है कि जब इनको फांसी दी गई, कोई ये कहता है कि नहीं, जमीन में गाड़ कर कुत्तों से फड़वाया गया। कई सारे नाम है। एक नाम है मोहक्कम सिंह चाली, कई नाम है। तो हमें ये बात समझनी होगी यहाँ इस देश के युवा को। हमारी अंदर की परेशानियां वो हमारी है, लेकिन देश को व्यवस्थित कैसे करना है ये हमें समझना होगा। आज टेक्नोलॉजी के नाम पर हमें खत्म किया जा रहा है। आप देखिए, बड़े बड़े मोबाइल आ रहे हैं। आप गेहूं बोते हैं, 3 महीने 4 महीने का प्रोसेस है। मैं भी गेहूं बोता हूं, मेरे में भी यहाँ खेत है। 3-4 महीने का प्रोसेस है। क्या कीमत है? क्या क्विंटल गेहूं फिलहाल 2200-2300 रुपए क्विंटल गेहूं है। 3000 मान लेते हैं। लेकिन वो गेहूं आपके यहाँ से बिककर जैसे जाता है और व्यापारी को हाथ पड़ता है, व्यापारी इसको पीसते हैं, 20 पैसे की चिट लगाते हैं और 20 पैसे का मार्का लगाते हैं। उस आटे की कीमत 50 से 60 रुपए किलो हो जाती है। आपने 3 महीने 4 महीने मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। मेहनत और व्यापारी एक झटके में इस काम को कर जाते हैं। सोचिए कैसे? कौन है इसके पीछे? कौन क्या कर रहा है? किसानों को मदद मिलनी चाहिए, उनको मदद नहीं है। जिन लोगों के तक व्यवस्था पहुंच रही है तो व्यवस्था नहीं है। ये देश सोने की चिड़िया तब बढ़ेगा जब गांव के हादसे में पड़ा आखिरी आदमी ये कहेगा कि मुझे रोटी की दिक्कत नहीं है भाई, रोटी मुझे मिल जाएगी। और ये होगा कब? ये कब होगा? जब हम जैसे युवा खड़े हो जाएंगे, विजय भाई जैसे युवा खड़े हो जाएंगे, सरस्वती भाई जैसे युवा खड़े हो जाएंगे, जो कहेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे आपस की, जो होगा वो बात की चीज है। लेकिन यहाँ की शिक्षा, यहाँ की चिकित्सा, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ के लोगों के, यहाँ के युवाओं के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो,
ये है इस देश की लड़ाई लड़ने की लड़ाई, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जिनके पास 100 बीघा जमीन है वो 5,000 रुपए के स्कूल पढ़ा दे रहे हैं, जिन पर 200 बीघा जमीन है वो 10,000 के पढ़ा दे रहे हैं। ठीक, जिन पे करोड़ों जमीन है उनके बच्चों को दीजिए एक महीने के 1 लाख है। इसका फर्क समझो। एक बच्चा 1 लाख रुपए के स्कूल में जा रहा है, वो वहां जाते इंग्लिश फटफट सीख रहा है, वो तैरना भी सीख रहा है, वो डांस करना भी सीख रहा है, वो बॉक्सिंग भी सीख रहा है। ठीक, आपका बच्चा 5,000 के प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वो वहां जा रहा है, वो एबीसीडी सीख रहा है, सनारा सीख रहा है। कौन सा बच्चा ताकतवर है? वो 1 लाख वाला ताकतवर है, थाने वाला ताकतवर है? पहले नौकरी किसकी लगेगी? मजबूत कौन रहेगा पहले? फिर प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ रहे बच्चे हमारे जैसे उनका क्या हालत होगी? तो इसका सीधा मतलब यह है कि लाइन एक जगह से स्टार्ट हो, एक जैसे स्कूल हो कि डीएम का बच्चा, सीएम का बच्चा, पीएम का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, गरीब का बच्चा एक स्कूल में पढ़े, और वहां जब वो पढ़ेंगे तो तभी तो पता लगेगा किसकी कितनी क्षमता, कौन कितना ताकतवर है। मैं देखता हूँ किसान लोग नाली का पानी खराब नहीं करते, वो प्लास्टिक की बोतल देखिए तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो खाट का पावा टूट जाए तो काट काट खाट के पावा में लगा दे, गरम गरम उसको वो लगा के चुनके उसे सेट कर देते हैं। गांव के लोग किसान है, मजदूर है। अब सोचो यार, हम लोग खाली पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल का नुकसान नहीं करते। मैंने खूब देखा, मेरे चाचा उसकी पतली पतली सी रस्सियां काट कर उसका बाण बना देते थे खाट में धुआं गिरने के लिए गाँव में। ठीक, या फिर घास का चरी लाने के लिए रस्सी बना देते थे उसका भी। सोचो हम नाली का पानी खराब नहीं करते, जो गंदगी में जा रहा है उसे भी अपने खेत में लेकर चले जाए। और आज हमारी व्यवस्था क्या है? मैं आपके घर में चल कर देखो, चाहे आपका 500 बीघे जमीन हो, मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर भौतिक सुख सुविधाओं की बात आएगी तो ज्यादा से ज्यादा एसी लगा हुआ होगा। ठीक, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और इंग्लिश लैट्रिन आप लगनी शुरू होगी घर में। अब पहले नहीं थी, पहले तो बुढ़े मना करते बाहर जाने भाई। ठीक, किसी को कह दो कंफर्टेबल वाली कुर्सी है मिलने की, किसी को जाकर देखूंगा गद्दा है 25,000 वाला, ना भाई गद्दा 25,000 वाला, गद्दा तो 500 वाला ही घर में। हाँ, जमीन खूब है, ना पड़ा हुआ, ना 10 बोरी बढ़ गए। सोचो, सब कुछ सुख सुविधाओं की जरूरत है। जो काम तभी चलेगा तब सब एकजुट होकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। गुरु रविदास जी एक लाइन मेरे याद आ गई, बहुत खूबसूरत लाइन है। गुरु रविदास जी कह रहे 600 साल पहले कि चाहूं ऐसा राज में मिला समन कौन, छोट बड़े सब तक बचा रदास रहे। गुरु जी ये कह रहे हैं कि ऐसा राज होना चाहिए यहाँ कि सब एक बराबर हो, छोटे बड़े सब साथ रहे, खूब कोई परेशानी ना हो किसी को। ऐसे राज की कल्पना शब्द बताने जा रहे बहुत समझ है। समझो, धर्म मानना हमारा आंतरिक अधिकार है। ये भारत के संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, उसके मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता। इसको ना तो आप छीन सकते ना मैं छीन सकता। ठीक, ये इस पर प्रहार तभी हो सकता है जब इस देश के संविधान को कोई जाकर बिठाए। और जब तक अभिषेक भाई रमजे से लोग इस देश के किसी नेता में इतनी औकात नहीं कि वो शामिल करता। समझ लो, बच्चों को संविधान पढ़ने की सीख दो। आर्टिकल 13 बताओ, ये आर्टिकल 13 क्या कहता है? किसी जानकारी आर्टिकल 13 क्या कहता है? नहीं है आर्टिकल क्या कहता है बताओ? नहीं, आप सही है, लेकिन थोड़ा सा आपकी मिस्टेक है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान बनने से पहले मानव विरोधी जो भी कानून थे उन सबको समाप्त कर दिया जाता है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, सामाजिक परंपराओं के आधार पर हो, या फिर किसी गतिविधि के आधार पर हो, उसको खत्म कर दिया जाता है, सबको समान दर्जा दिया जाता है। और अगर फिर भी कोई उन पुराने कानूनों को थोपने का प्रयास करता है तो उसका घर कहाँ है? नहीं, ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 19 इस देश की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर इस देश से आर्टिकल 19 खत्म कर दिया जाए ना, तो आप में से मुझमें किसी की हैसियत नहीं कि हम ऐसे मंच लगा बैठ जाए भाषण देना शुरू करें, नहीं। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो ये कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब यहाँ राजतंत्र था ना,
तो राजा आदेश दिया करते थे, जाओ भाई वहां से कर लिया हो, और हमारे लोग उनके साथ खड़े होकर कर लेकर खाते थे, छूटते थे अपने लोगों को। समझ रहे हैं? आज ऐसा है क्या? आज है किसी की मत को ढूंढ दे कर नहीं भाई जाओ उसका करो गाड़ दो, कितना गरीब क्यों ना हो। नहीं, अपने अंदर न्याय चरित्र पैदा करो। भारत के नेताओं के अंदर न्याय चरित्र है, उनमें न्याय करने की क्षमता रही नहीं। अपने अंदर न्याय चरित्र पैदा करो। ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन अगर आपने अपने अंदर न्याय चरित्र पैदा किया, ये भी मैं जानता हूं, जो लोग न्याय के लिए लड़ेंगे उनका सम्मान नहीं होगा, समझ लो, अपमान झेलना पड़ेगा बार बार। लेकिन हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मसले याद करें, भाई ये आदमी था, गांव में किसी वर्ग किसी समाज का कोई मामला हो गया, इस आदमी ने हमेशा न्याय की बात करी, ये सबके साथ खड़ा होता था। तुम्हारे जाने के बाद ये बात नहीं रहा है। अपने अंदर न्याय चरित्र पैदा करो। पढ़ो खुदीराम बोस को, पढ़ो पंडित चंद्रशेखर आजाद को, पढ़ो शहीद आलम भगत सिंह को, पढ़ो डॉक्टर अम्बेडकर को, तो तुम्हें पता लगेगा कि हकीकत क्या है। मैं लिख कर देता हूं, अगर आपने इन लोगों के जीवन परिचय पढ़ दिया ना, तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तुम कहोगे भाई ये दुनिया क्या है। यहां आपका जन्म सिर्फ खाना खाना और सोने के लिए नहीं हुआ, कुछ करने के लिए हुआ। आपने देखा होगा कि जब आदमी मर जाता तो कहा जाता है उसके अर्थी को लेके जाता है कि राम नाम सत्य है। उसका सही उच्चारण यह है कि राम नाम सत्य है। आदमी के मरने के बाद उसका नाम रहता है, कुछ नहीं रहता, ना हड्डी रहती, ना कपड़े रहते, ना बाल रहते, कुछ नहीं रहता, उसका नाम रहता है। और इन नाम का जीवन समझो, मतलब समझो जीवन और मरण के बीच का जो पीरियड है, उसमें क्या होता है। अगर अपने गांव में आप सबसे राम नमस्ते करते हैं, सबका आदर करते हैं, अदब करते हैं, तो सब आपको कहते हैं लड़का बहुत अच्छा है। और आप अपनी मुठभर्ती में रहते हैं, किसी अच्छी तरीके से बात नहीं करते, तो कहते समय बड़ा खराब होता है। ऐसा नहीं करते। अपने जीवन को परिवर्तित करो, अपनी दिशा खुद तय करो, तुम्हें करना क्या। जिस दिन आपने अपनी दिशा तय कर ली, जिस दिन आपकी समझ आ गया कि नहीं मेरा लक्ष्य ये है, ये मुझे करना है, तो उस दिन आपको कोई बैक नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और मैं बताऊं लोग नेताओं को भी, मेरे लाइव के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, ये देश अब समानता का देश है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान है, वो चाहे कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, यहाँ का धन्ना सेठ क्यों ना हो, और वो चाहे सड़क पर चलता हो मजदूर क्यों ना हो, सबको समानता है। इसी के लिए लड़ना है। भीम आर्मी इसी के लिए लड़ती है, आजाद समाज पार्टी भी इसी के लिए लड़ती है। मैं कुछ चीज स्पष्ट कर दूं, कोई हमें धर्म विरोधी बताता है, कोई हमें कहता है कि हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये स्टेटमेंट मैंने आज तक दिया नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद खुद लोग हैं पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूं, और मेरी टीम के अंदर उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टरेट है, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टरेट एग्रीकल्चर में। मैं आपको गिनवाना शुरू करूं कि हमारी जिला कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें जिला कमेटी की मीटिंग में 98% लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे, और पोस्ट ग्रेजुएट और पिंडा जुटा थे, इसको कराते दिमाग। वो हमसे परेशान इसलिए है, जो विरोध हमारे विरोधी करते हैं, वो इसलिए परेशान है कि हम उन मुद्दों को उठा कर लाते हैं जिन्हें वो उठाना पसंद नहीं करते। भाई चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं वहां खड़े हो गए संसद में, तो ये नहीं कह रहे कि भाई फलाने ने 5000 करोड़ तक बंद कर दिया। ये कह रहे गरीबों की समस्या है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। जिसकी समस्या उनके पास चली जाती है वो समझो तूफान है फिर संसद में, और उनकी सुननी पड़ती है। बात किसी को सुने ना सुने, लेकिन चंद्रशेखर भाई कहते तो सुननी पड़ती है। इसलिए अपने अंदर उन्होंने न्याय चरित्र पैदा किया। गलत सही की क्षमता क्या होती है ये उन्होंने पैदा की, और जब गलत सही की क्षमता उन्हें पता लगी कि नहीं गलत गलत होता और सही सही होता, तो फिर जाकर उनके अंदर क्षमता हुई, उनकी ताकत बढ़ी। यही आपके लिए भी है कि आप जो है पुरखों से सीखो, पढ़ो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। और शिक्षा भी सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं होती कि हम इंटर पढ़ लिए, हमने कहा नहीं भाई बीए पढ़ ले भाई पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। नहीं, जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, जितना भी आता हो जितना कम आता हो, लेकिन आपको सॉलिड आता हो, ऐसी शिक्षा की देश को हो सकता है। वरना इस देश के सिस्टम पर कुछ प्रभावी लोग, पूंजीपति लोग बैठ गए। आप जानते हैं यहाँ की जो 95% आबादी है उसके पास सिर्फ 5% धन खर्च होता है उसके ऊपर।
95% आबादी के पास 5% धन है देश का, और 5% आबादी के पास 95% धन है देश का। आप सोच रहे हो ये कैसा सवाल है? यही है, हम जिस कैटेगरी के लोग हैं ना, हम आप मैं ये सब हिंदू जहाँ बैठे हैं, अगर हम लगाएं तो हम पे मुश्किल से मुश्किल 0.5 या 0.7% धन होगा पूरे देश का, यहाँ के किसानों पर मजदूरों ठीक। और अगर यहाँ की वो आबादी लगाएं, जब टाटा बिरला है, अडानी अंबानी है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो 1000 करोड़ से जिनका नाम शुरू होता है, नाम लोगों तो 1000 करोड़ से कम निकलने ही नहीं, वो धन उनके पास है। और वो जब तक यहाँ लगेगा नहीं, तरक्की होगी नहीं। यहाँ के स्कूल अच्छे किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लड़ाई करते हैं कि भाई हम अमेरिका से बेटर हैं, हम रूस से बेटर हैं, हालांकि हम बंदूकें अमेरिका से खरीद कर ला रहे हैं, हथियार रूस से खरीद कर ला रहे हैं। हालांकि भारत में ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, भारत किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, असेंबल करता है भारत, समझते हैं? ये जैसे पैन है, इसका रिफिल जो है वो सहारनपुर से आ गया, इसकी कैप जो है वो मुजफ्फरनगर से आ गई, इसकी पीछे की जो है ये मेरठ से आ गई। तो ये जब आएगी तो भारत इसको असेंबल करेगा, ये आपको तोड़ कर देगा, लिख देगा मेड इन इंडिया, समझ गए? हर प्रतिभा भारत में है, लेकिन यहाँ पर जाति धर्मों का डर दिखा करके हमें जो है ना ट्रैक किया जा रहा है, हमारे माइंड को जो है ना वो एक साइड भगाया जा रहा है। उस डर से बाहर निकलो। भारत की तरक्की कैसे होगी, भारत की उन्नति कैसे होगी? महापुरुषों को पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली विचारधारा में बदलाव होगा, और विचारधारा में बदलाव होगा तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बदल जाएगी। मैं सुबह ही देख रहा था, जौनपुर का गाँव है, 70-75 घर है वहाँ, और 47 IAS है। कितने IAS है? 47 IAS। मैं गया उस गाँव में, हाँ 47 IAS है वहाँ। PCS कितने होंगे? बाबू, दरोगा, इंस्पेक्टर के लोग कितने होंगे? तो कितने होंगे? अगर एक गांव से एक IAS बन जाए ना, मान के चलो आपके गांव से कोई दलित, पिछड़ा, मुसलमान या किसी भी जाति का एक आदमी IAS बन जाए, उस पूरे गांव का सम्मान बढ़ जाता है। ये उस गांव का कोई भी गरीब से गरीब आदमी जाकर देते हैं, सुन मेरे गांव का IAS है, फालतू मत बोलना, ठीक है? लेकिन हम इस सिस्टम पर काम ही नहीं करते। ठीक, हमारा काम क्या होना चाहिए? अपने गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था करें, किताबें धीरे धीरे करके लाए। हम तो पैसे नहीं है, हम कहे सभी जैसे लोगों को कहे, भाई जैसे लोगों को कहे, और मजबूर लोगों को भाई हमारे गांव में किताबें चाहिए, लाइब्रेरी खोलकर लोगों को पढ़ने पर मजबूर करें। किसान जो है, किसान बहुत मजबूत चीज है। मैंने देखा चंद्रशेखर भाई का चुनाव चल रहा था, तो मैं गाँव में गया, 700 घर त्यागी समाज के थे वहाँ, और बहुत कम दलित समाज के लोग थे। तो मैं चला गया वहाँ, बड़ी गरीबत थी, तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया, एक कच्चे से धर्मशाला सी थी, बैठ गया। तो मैं बैठने के बाद भाई पता लगा लोग कौन आए हैं, चंद्रशेखर भाई के लिए वोट मांगने आए हैं। तो वहाँ त्यागी समाज के लोग भी, बुजुर्ग लोग और भाई समाज के लोग भी आके वहाँ बैठ गए। मैंने ऐसे आधा घंटा भाषण दिया, और भाषण देकर मैं वहाँ से चल दिया। चलने के बाद ये ऐसे को 25 लोग खड़े रहते लंबे लंबे, मुझसे भी एक तो था आए, मेरी गाड़ी रोक ली, नहीं चौक रो। अब मैं सोच रहा यार कोई मामला नहीं हुआ, कुछ नहीं सोच रहे हो। कहना भाई एक बात आओ, हम खाली जेल मरने को तैयार है, कटने को तैयार है, तो सर देखा गनीवीर खत्म करनी पड़ेगी। और अंदर की जमीन को मैंने पूछा, किसी का 700 बीघे जमीन, किसी का 500 बीघे जमीन, किसी का 800 बीघे जमीन। मैं कहना मैं खाली में जमीन का मैं क्या ही भाषी कर दी, समझ आ जरूरत है? कहने ना जमीन तो है, लेकिन वो वर्दी पहन के बंदूक उठा के एक बार वहां पहना देना पाकिस्तान की सीमा पर। अग्निवीर बताओ खत्म कर दोगे तो हम कल्याण खाली के राज, ये उनके बयान थे। मैंने भाई इतनी ताकत तो भी नहीं है, मैं झूठ तो मैं कह के देना कर दो खत्म, इतना नहीं, लेकिन हाँ मेहनत करके ताकत बनाओ। जितनी ताकत बढ़ गई अग्निवीर खत्म करने की, मिनटों में नहीं सेकंडों में अग्निवीर की नसबंदी कर रहे, खत्म ही कर रहे। जब मैंने उसे कहा तो हमें समझना होगा ये जो कुछ चल रहा है ना, इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति होती है। अगर आप अग्निवीर को लो, 4 साल में नौकरी करके आप घर आओगे, मान के चलो अभी से अग्निवीर में भर्ती हो गया, ट्रेनिंग हुई, इसकी बंदूक चलानी सिखाई गई, भाग दौड़ सिखाई गई, ये ट्रेन हो गया ना। ये जो 4 साल नौकरी करी घर आ गया, जब ये वहां अग्निवीर में ट्रेन होकर आ गया तो ये ना तो रहा किसानी का और ना रहा है मजदूरी का। व्यापारी बन नहीं सकता, क्योंकि देखो फोर्स का आदमी फोर्स का होता है, ठीक? तो इसे नौकरी कैसी चाहिए? बहरे वाली। तो फिर इसको हायर कौन करेगा?
क्या किसान है कर लगाए भाई अभी से 25,000 रुपये महीना मिलेगा, मेरे क्या वहाँ खेत में खड़ा हो जाइए, वहाँ महीना बढ़े, किसान तो नहीं दे सकता। उसे पता ही नहीं उसका एक कट्टे बिकेगा नहीं बिकेगा, उससे पहले कोई आपदा जाए, मजदूरी नहीं दे सकता, तो इसे लेगा कौन? इसे नौकरी पर रखेगा व्यापारी, ठीक है, व्यापारी से नौकरी पर रखेगा। सेम सिस्टम वही जो पहले कभी चलता था, साहूकारा। एक साहूकार तो ईमानदार था, करीब पे पैसे नहीं छोड़ दिया, लेकिन 100 में 2 साहूकार ऐसे होते थे, अच्छा पैसे नहीं है, ला उठा के लटकाओ पेड़ पर कुत्तो, हमें देखो। तो इन सब चीजों को जोड़ कर देखो, किसान आंदोलन, अग्निवीर, इनको जोड़ो, और फिर ये जो प्राइमरी स्कूल बने हुए इन तीनों को जोड़ना चलो। किसान आंदोलन यानी कि किसान अपनी गारंटी मांग रहे हैं कि नहीं सरकार करेगी, नहीं रेट हम तय कर देंगे, तुम सिर्फ बेचो। किसान कह रहा नहीं भाई रेट हमें तय कर दो, हम अपनी लागत का मूल्य बताओगे, भाई हमने जितना किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हमारे बढ़ते पड़ेंगे, सरकार नहीं माने। आप अग्निवीर पे चले जाओ, 4 साल में ट्रेंड व्यक्ति, 4 साल में ट्रेंड फौजी निकल कर आ रहा है। और फिर चले जाओ प्राइमरी स्कूलों में, जब सरकार अपनी पॉलिसी किसानों पर लागू कर देगी तो वो किसानों को अनाज जो है खेत से उठाएगी, अपना सिस्टम लागू करके उसने कहा कि 1,000 रुपये क्विंटल अनाज दिया जाएगा, तो 1,000 रुपये क्विंटल पूरे देश में दिया जाएगा, वो खेत से उठाएगा। अब उनको आज जब इस गांव में मान लीजिए 1,000 क्विंटल अनाज रखा ना जाएगा, वो रखा जाएगा यहाँ के प्राइमरी स्कूलों में, उनको बंद करके उसको वहां जगह सुनाकर वहां रखा जाएगा। और फिर वो जो निकले हुए उसके वो हैं अग्निवीर के निकले हुए जो लोग हैं, वो हमारा इलाज करने के लिए रखे जाएंगे। आओ आओ बेटा तुम्हारा इलाज करेंगे। किसके लोग हैं वो? हमारे अग्निवीर से वो निकला हमारे लोग, प्राइमरी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? हमारे लोग, खेती किसानी को कौन करता है? हम लोग, मजदूरी कौन करता है? हम लोग। तो इस सारे तकल्लुफ़ को समझने की जरूरत है। ये समझ जब भी आएगा जब आप किताबों पर ध्यान लगाओगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ना बढ़ो, बिल्कुल भी। मैं युवाओं से भी कहता हूँ नशे से दूर रहो बिल्कुल, और फोन देखो तो जरूर। उनमें महापुरुषों के नाम, जैसे मैंने भी एक महापुरुष वीरांगना का नाम कहा आपसे, उसका नाम खोजो, और अगर उसका इतिहास नहीं मिलता ना ढूंढो, इतिहास क्यों नहीं है। जब ये आजादी की लड़ाई में सबके नाम के इतिहास है, छोटे छोटे व्यक्ति का नाम ढूंढो, क्यों नहीं है। फिर षड्यंत्र का पता करो, कौन लोग षड्यंत्र करते हैं, तब तो मेरे भाई इस देश को बचाया जा सकता है। वरना हम जैसे लोग जिनको कभी भी गोलियां चल जाती हैं, अब ये भी इस में आ जाएगा, धीरे धीरे सीखेगा, आगे बढ़ेगा, तो ना जाने कितनी दुश्मनी पैदाश के खिलाफ होंगी मेरे भाई को, ठीक। लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में सहयोग करो, कंधा मजबूत करो, कुछ भी नहीं कर सकते, कंधा मजबूत करो। बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो सकते तो उसके लिए कम से कम बोलना शुरू कर दो, और अगर उसके लिए आप बोल भी नहीं सकते तो भाई उसके लिए हमारा थोड़ा थोड़ा सहयोग शुरू कर दो, और सहयोग भी नहीं कर सकते तो भाई चुप रहो, उसकी टांग पड़ जाना फिर, ठीक। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो कुछ कहा गया वो थोड़ा कुछ आपकी समझ में आएगा। ये हम भीम आर्मी के लोगों के अंदर की पीड़ा, और इस पीड़ा के खिलाफ हम जंग छेड़े हुए हैं, और जब तक जीवन है इसी प्रकार से लड़ेंगे। जो गलत करेगा उसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। हमें पता है गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकती, गोली तो सिर्फ जान लेकर जा सकती है। और ये भी तय है, कहावत है बहुत पुरानी कि जिंदा हाथी लाख का तो मरा 1.25 लाख का। और हम जैसे लोग जिस दिन मरेंगे, आज तो चाहे डर कम हो, लेकिन जिस दिन मरेंगे उस दिन 4 गुना डर पैदा होगा कि नहीं नहीं, कुछ लोग खड़े हुए थे लड़ने के लिए, और लड़ रहे थे, बिल्कुल लड़ रहे थे। मैं कहता हूं, या मौजूदा राजनीतिक दलों को भी नाम भी ले लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहता हूं कि देखो, यहां इस देश के अंदर गोडसे और सावरकर की विचारधारा चल नहीं पाएगी। तुम खूब पढ़ा लो, मंदिर खोल लो, किताबों में स्थापित कर दो, लेकिन जब भी महापुरुषों को पढ़ा जाएगा इनकी विचारधारा कमजोर हो जाएगी। यहाँ विचारधारा किसी की चलेगी तो डॉक्टर अम्बेडकर की चलेगी, पंडित चंद्रशेखर आजाद की चलेगी, या शेर भगत सिंह की विचारधारा चलेगी, समता समानता की विचारधारा चलेगी। गैर बराबरी की विचारधारा जो लेकर खड़ा होगा उसके खिलाफ हम मुट्ठी बंद करके एकजुट होकर खड़े होंगे, उनको भगा देंगे, यहां से इस देश से भी भगा देंगे। और जो नेता ये समझ बैठे हैं कि ये उनके बाप की जागीर हो गई है राजनीति, उन्हें भी कह दूं ये लोकतंत्र है। या तो पढ़े लिखे लड़के थोड़ा सा दिमाग अगर लगा देना
तो तुम्हारी हस्ती मिटा कर फेंक दे, तुम्हारी सरकार की औकात क्या, हस्ती मिटा कर फेंक दे। पढ़े लिखे लोग थोड़ा दिमाग लगा दें। एक गांव में से 2 लोग